हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के 10 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 4 मार्च को आने वाले हैं। तो इसलिए आप दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है रच्छी कोलाइड क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो द्रव स्नेही कोलाइड किसी वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षण करते हैं। यह द्रव स्नेही कोलाइड रच्छी कोलाइड तथा यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है। अब दोस्तों समझिएगा कि जब कोई द्रव स्नेही कोलाइड किसी वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा करते हैं, उनका रक्षण करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रच्छी कोलाइड। दोस्तों, इसका नाम ही है रच्छी, मतलब रक्षा करने वाला कोलाइड। ठीक है दोस्तों, तो जब द्रव स्नेही कोलाइड क्या करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करते हैं, तो उसी को हम रच्छी कोलाइड कहते हैं और उस प्रक्रम को रक्षण कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर उदाहरण है जिलेटिन और गोंद। ठीक है दोस्तों, रच्छी कोलाइड का अच्छा सा उदाहरण है जिलेटिन हो गया और गोंद जो होता है ना, ये उदाहरण है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है ब्राउनीगत पर टिप्पणी लिखो। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि ब्राउनीगत क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप याद रखिएगा कि ब्राउनीगत, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1829 ईस्वी में की थी। दोस्तों, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने अपने नाम से ब्राउन से नाम रखा था ब्राउनी गति। ठीक है दोस्तों, ब्राउनी मोशन इसका नाम रखा गया था। तो आपको छोटा सा याद रखना दोस्तों कि ब्राउनीगत को किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, सन 1829 में दिया था। दोस्तों, होता क्या ब्राउनीगत, ब्राउनीगत में जो कण होते हैं वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गत करते हैं, जिग जाग गत करते हैं दोस्तों, जिग जाग। यही गत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउनीगत कहते हैं। अब एक बार समझिएगा, कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण जो विलयन होते हैं उनमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो लगातार टेढ़ी मेढ़ी गत करते हैं। कोलाइडी विलयनों के इसी गत को या इस टेढ़े मेढ़े गत को हम ब्राउनीगत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गत करते हैं और इसी टेढ़ी मेढ़ी गत को हम ब्राउनी गत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा इस प्रकार से याद रखना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, ब्राउनीगत को रॉबर्ट ब्राउन ने 1829 ईस्वी में दिया था। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण जिगजाग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं और इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द्रव स्नेही साल या द्रव स्नेही कोलाइड क्या होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया था द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर शब्द आया था इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग दोस्तों 4-5 सालों से लगातार क्वेश्चन ये आ रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, उनमें अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड इन्हें सरलता से बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़्यादा सरलता से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये उत्क्रमणीय कोलाइड हैं। ये कैसे कोलाइड होते हैं दोस्तों, तो ये उत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, जिलेटिन, गोंद। ठीक है दोस्तों, तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, तो द्रव स्नेही कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनको आसानी से बनाया जा सकता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, जिलेटिन, गोंद। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको लिख देना है, आपको छोटा सा इसे याद कर लेना है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरोधी साल क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप लिखिएगा इनका निर्माण कठिन होता है। ठीक है, या इनका निर्माण कठिन है। ये अनुकर्मणीय कोलाइड हैं। उदाहरण के लिए धातु, धातु सल्फाइड आदि। ठीक है दोस्तों, द्रव स्नेही में क्या था, तो द्रव स्नेही कोलाइड को बनाना बहुत ही आसान था,
लेकिन द्रव विरोधी को बनाना बहुत ही मुश्किल है। द्रव स्नेही साल कैसा था? अनुत्क्रमणीय था। क्या दोस्तों? द्रव जो विरोधी है कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। और द्रव स्नेही कैसा था? उत्क्रमणीय कोलाइट था। ठीक है दोस्तों, उसका उदाहरण था जिलेटिन रबड़ गोल हो गया, लेकिन इसका उदाहरण है धातु और धातु सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वो याद हो जाएगा तो आपको ये भी याद हो जाएगा, उसी का आपको उल्टा कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा आपको याद कर लेना है। दोस्तों आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डी सुलजे का नियम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, हार्डी सुलजे का क्या नियम होता है आपको बताना है। तो इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा। दोस्तों आपको सिंपल से याद रखना है, हार्डी सुलजे का क्या नियम होता है? तो इसका नियम यही है, यानी कि हार्डी सुलजे का नियम यह कहता है कि संयोजकता जितना ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसकी स्कंदन क्षमता होगी। ठीक है दोस्तों, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि स्कंदन क्षमता समानुपाती होता है संयोजकता के। ठीक है दोस्तों, स्कंदन क्षमता किसके समानुपाती होता है? तो संयोजकता के समानुपाती या अनुकरणुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि समानुपाती है। ठीक है, अब जैसे AlCl3, ठीक है, ये बड़ा है दोस्तों, BaCl3 ये इससे भी ज़्यादा अधिक है, और NaCl3 इससे भी, यानी सबसे कम ये है, उससे ये, फिर ये। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप बहुत ही आसान तरीके से हार्डी सुलजे का नियम समझ गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। क्या दोस्तों? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव को टिंडल ने 1869 ईस्वी में दिया था। आपको याद रखना दोस्तों कि टिंडल प्रभाव को किसने दिया था? तो टिंडल प्रभाव को टिंडल ने 1869 ईस्वी में दिया था। सिंपल सा आपको दोस्तों याद कर लेना है। तो जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन से प्रवाहित होता है, यानी दोस्तों प्रकाश का कोई बंडल, प्रकाश का किरण का कोई बंडल जब कोलाइडी विलयनों से प्रवाहित होता है, अथवा या अर्थात जब प्रकाश अंधेरे बंद कमरे में से प्रवेश करता है तो प्रकाश एक शंख की तरह दिखाई देता है। इस शंख को टिंडल शंकु तथा प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब दोस्तों समझिएगा कि जब प्रकाश को अंधेरे बंद कमरे में से गुजारते हैं तो जो प्रकाश होता है एक शंकु की तरह दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इसको किसने दिया था? तो इसको टिंडल ने दिया था 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? क्या है दोस्तों? शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता और समय पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसकी दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता और समय पर जब निर्भर नहीं करती है तो उसी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + Cl2 क्या बनेगा दोस्तों? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको ऐसे ही याद रखना है दोस्तों कि जब या वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता समय पर निर्भर नहीं करती है तो उसी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों ये जितने 10 क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वहाँ पर क्या था? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात कि अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, शून्य कोटि में क्या था? तो उसमें सांद्रता जो था वह समय पर निर्भर नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, यहाँ पर करता है, वहाँ पर नहीं करता था। ठीक है दोस्तों, इतना केवल आपका अंतर है शून्य कोटि की अभिक्रिया में और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। चाहे दोस्तों या तो उनके अनुकरणुपाती होता है, आप इस तरह भी ले सकते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए C12H22 11 + H2O। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपका चीनी है
और यहाँ पर क्या रहेगा C6H12O6 और C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब है प्रथम कोड अपक्रिया के लक्षण। ठीक है दोस्तों, प्रथम कोड की अपक्रिया के पहला लक्षण है दर समय के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अपक्रिया का जो वेग होगा वो समय के साथ साथ कम होता जाएगा। दोस्तों सेकंड लक्षण है वेग स्थिरांक का मात्रक समय इन्वर्स होता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम कोड की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो समय इन्वर्स होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इसकी अर्धवायु सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अर्धवायु होती है, ठीक है, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्तों आशा करता हूँ आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 4 मार्च को आने वाले हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है अभिक्रिया की कोट क्या होती है। तो किसी अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। क्या दोस्तों, किसी अभिक्रिया का, मान लो कोई भी अभिक्रिया है, उसका वेग नियम में प्रयुक्त, उसके जो वेग नियम में प्रयुक्त जो प्रयोग किया गया है सांद्रता जो सांद्रताएं हैं, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में जितने सभी उपयोग में लाए गए सांद्रताएं हैं उनका घातों का योग कर देंगे तो उसी को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कोई ये है, इसके पावर ये लगा हुआ, ठीक है, और बी है, बी के पावर बी लगा है, जब इसी का योग करेंगे तो ए, ठीक है, प्लस बी हो जाएगा। तो दोस्तों वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं के जब घातांकों का योग कर लेते हैं तो वही जो है ना अभिक्रिया की कोट कहलाती है। अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है और 3 से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिक्रिया की कोट जो होती है ना, इसके इतने लक्षण होते हैं, यानी शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और 3 से ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आप क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। क्या दोस्तों, किसी प्रारंभिक पद में जो उसका पहला पद है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर था C12 H22 वो 11, ठीक है दोस्तों, और प्लस H2O था। अगर केवल यही है दोस्तों तो ये प्रथम है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रथम है, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, यहाँ पर एक अणु, एक 2 अणु यहाँ पर है, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों यही होता है अभिक्रिया की आणविकता। और दोस्तों अभिक्रिया की आणविकता शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दोस्तों सभी सेम रहेगा, ये 3 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती और बाकी सभी सेम रहेगा। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इसका डेफिनेशन तो पूछता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, परिभाषा पूछेगा, अंतर भी पूछ लेता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ भी पूछेगा आप लिख ले जाएंगे, ठीक, अंतर पूछेगा तो सेम है दोस्तों, पहले परिभाषा लिखिए फिर ये लिख दीजिए दोनों का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा नाना सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।